नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। और जैसा मैंने कहा था कि दरअसल इसका दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँगा जो आज लाइव कर रहा था। किसानों के मसले को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है और राजस्थान के भीतर आपने देखा कि किसान की ज़मीन नीलामी को लेकर जैसे ही आदेश हुआ, नीलाम भी कर दी गई इत्तेफाकन, और उसके बाद तमाम नेता धरने पर बैठ गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट करके आदेश जारी किया गया और वो ऑफिशियली भी आदेश था कि जितने भी किसानों की ज़मीनें नीलाम होने की बिल्कुल कगार पर हैं या जो आदेश पारित हो चुके हैं एसडीएम की तरफ से, उसको त्वरित रोका जाए और किसी भी किसान की ज़मीन फिलहाल नीलाम नहीं होगी। आज इसी मसले पर हमारी रात 8 बजे बहस भी थी और मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों के मसले को लेकर आज लाइव आऊँगा तो बताऊँगा, चाहे वो बेरोजगारों का मसला हो, किसानों का मसला ज्वलंत है और जिसपे आज किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से और बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल किया गया। माकपा की तरफ से भी बलवान पुनिया का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सरकार को पहले ही रोक लगा देनी चाहिए थी और चाहे वो केंद्र का मसला हो चाहे राज्य के अधीन हो, किसी भी तरीके से समन्वय बनाए और एक भी किसान की एक छटाक या 1 इंच जमीन नहीं जानी चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। बहुत सारे मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि आप इसको साझा कर दीजिएगा। यूपी की राजनीति तो आप देख ही रहे हैं, यूपी में जो बवाल मचा है वो देख ही रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी के एक सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया और उनके घर में जो फूट हो रही है उसकी खबरें हम आपको दिखाई रहे हैं। राजस्थान की तमाम पॉलिटिकल हैपनिंग आपको हम दिखाई रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में किसानों के मुद्दे पर चूंकि राजनीति पूरे देश के भीतर होती रही अब तक और हर जगह कर्ज माफी को लेकर किसानों को रिझाकर वोट लेने की प्रक्रिया नेता अपनाते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। इस बार कांग्रेस भी सफल रही है राजस्थान के भीतर। आप लोग जुड़ते जाइए। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जैसे जुड़िएगा इसको साझा भी करिए। आप सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मनोज जी ने, भैया प्रणाम प्रणाम, आप कैसे हैं आप। हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया था। बजरंग कड़वासरा साहब ने लिखा है, राम राम सा, राम राम जी कैसे हैं। सुशील जी आप, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिंदाबाद, हितेश जी ने लिखा है। और किरोड़ी लाल मीणा धरने पर भी इसको लेकर बैठ गए थे और तभी ये मसला इतना बड़ा हुआ। न सिर्फ धरना बल्कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने चले गए थे और सीएम ने खुद कहा कि आप आइए मीटिंग करिए और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी की तरफ से भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमने आदेश जारी करवा दिया है कि अब किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। लेकिन इसमें पेच कहाँ है। अच्छा, एक चीज और है, ये दरअसल एक सेंट्रल बैंक का मसला बताया जा रहा है और 7 लाख उस किसान के ऊपर कर्जा था जो उसने 10 साल पहले लिया था और अब तक चुकाया नहीं। वो एनपीए की श्रेणी में आ चुका था। उसको उम्मीद थी कि सरकार जब कर्ज माफी का वादा कर रही है, यानी कांग्रेस और सत्ता में आने के बाद शुरू भी हो गया, तो उसको लगा था कि हमारा भी कर्जा माफ हो जाएगा और हम क्यों उसको पे करें। लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ, ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया और आखिर में उसको एनपीए घोषित करने के बाद उसकी जमीन नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि 7 लाख कर्जा 45 लाख की जमीन बेची गई। 7 लाख का कर्जा है, 45 लाख रुपए की जमीन बेचकर एक्वायर कर लिया गया, लेकिन एक्चुअल उस जमीन की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ है। अगर कर्जा 7 लाख का है, 45 लाख की जमीन सरकारी तौर पर नीलाम की जा रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि यह भी तो एक नाइंसाफी हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से सफाई इसमें यह है सरकार की तरफ से कि हमने 2020 में एक बिल पास किया था विधानसभा के भीतर। इसमें हमने ये कहा था कि भाई जो 5 एकड़ से नीचे के जमीन वाले हैं उनकी किसी भी तरीके से जमीन नीलाम नहीं होगी और इसको लेकर हमने बिल पास कर दिया। विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल भी पास हो गया, लेकिन उसको राज्यपाल साहब की तरफ से रोका गया है। अब तक उसका सिग्नेचर नहीं किया गया उस पर और इसीलिए वो कानून इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। दूसरा, जिस बैंक को लेकर ये मसला फंसा है ये कमर्शियल बैंक है, केंद्रीय बैंकें हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री इसके पहले भी 1-2 बार कह चुके हैं कि हमने केंद्र से पत्र लिखा है और बैंकों के अधिकारियों से बात की है कि अगर ऐसा कोई प्रावधान तय हो सकता है, सुनिश्चित हो सकता है, जो 1 टाइम सेटलमेंट हो, जितना भी कर्जा है उसमें केंद्र थोड़ी अपनी भूमिका निभाए, राज्य सरकार भी 10% उसका वहन करने को तैयार है जो किसानों का हिस्सा है, और बैंक भी अपनी तरफ से जब एनपीए घोषित कर चुके हैं तो उसको माफ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। और ऐसा पंजाब और छत्तीसगढ़ में किया गया है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता है। आपके जहन में सवाल कई इस वक्त आ रहे होंगे कि जब देश के भीतर किसानों को लेकर इतने बड़े पैमाने पर राजनीति की जाती है, देश के भीतर कर्ज माफी के इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सारी सरकारें कर्ज माफी की प्रक्रिया को अपनाती हैं। हालांकि केंद्र की सरकार, जो मौजूदा सरकार, उसने साफ कहा कि हम कर्ज माफी को एंडोर्स नहीं करते हैं और ना ही कर्ज माफी को हम कभी आगे सपोर्ट करेंगे। जिन
राज्यों को कर्ज माफी करनी है, किसानों को अपने हिसाब से फायदा पहुंचाना है, वो भाई अपना फंड रेज करें, फंड इकट्ठा करें, जैसे मर्जी वैसे करें, लेकिन उसमें केंद्र सरकार 1 रुपया नहीं देगी और नहीं उसको इंडोर्स करती। हाँ, केंद्र सरकार ये जरूर करेगी कि किसानों को कर्ज में डुबाने की बजाय, कर्ज के इस कुचक्र में फंसाने की बजाय केंद्र जो है कि इनके मुनाफे को या इनकी फसल को डबल पेमेंट दिलवाने की कोशिश करेगी, यानी इनकी आय दोगुनी करने की कोशिश करेगी। इसलिए आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कर्ज माफी वाला स्टैंड उठाया था, तब भी केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया था और राज्य अपनी तरफ से जितना अफोर्ड कर सकती थी कर्ज लेकर, इनसे उनसे लेकर, उसने जितना करना था किया था, वही राज्य सरकार ने यानी राजस्थान सरकार ने भी किया। लेकिन वो जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके किए गए थे, जो सहकारी बैंक है जो राज्य सरकार के अधीन में आते हैं उनके किए गए थे, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनको लेकर राज्य सरकार की नहीं चलती है। जिलाधिकारी ये जरूर आदेश पारित कर सकता है इसमें कि भाई जमीनी नीलाम ना हो, ये आदेश पारित करके रोक लगा सकता है, लेकिन अलबत्ता उसमें केंद्र राज्य सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, प्रशासनिक तौर पर ही सिर्फ कहा जा सकता है। आज कांग्रेस के नेताओं ने गेंद पाले में फेंक दी बीजेपी के इस मामले के उठने के बाद। उन्होंने कहा कि हमने तो मुख्यमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से कई बार पत्र लिखा है कि भाई जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उनके जितने भी एनपीए होल्डर हैं या फिर जितने अब तक बकाया हैं, उनको राज्य और केंद्र हमारे पत्र के हिसाब से जवाब दे। हम उसका 10% अपनी तरफ से, यानी राजस्थान के हिस्से में 6000 करोड़ के आसपास का ऐसा जो कर्जा है वो बाकी है जिनको एनपीए किया गया, उसमें 10% यानी 500 करोड़ के आसपास या 600 करोड़ के आसपास राज्य सरकार पे करने को तैयार है। लेकिन 90% या तो केंद्र या तो बैंक माफ करें, और ये किसानों के हित में है। जब ये पूछा गया कि ये पैसा आएगा कहां से, केंद्र क्यों करे, तब उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, जब 8 लाख करोड़ कर्जा माफ व्यापारियों का किया जा सकता है, तो देश के भीतर ऐसे किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जा सकता है? ये तो रीढ़ की हड्डी है। और कर्जा माफ करिए, फिर आय दोगुनी करने की तरफ कदम बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अलबत्ता कुल मिलाकर ये था कि आपस में तू मैं होती चली गई। और इस पूरे मामले पर किसान की गलती यह है कि उसने कर्ज लिया था और वो राज्य सरकार से उम्मीद कर रही थी कि राज्य सरकार ने जब कमिटमेंट किया है कि हम कर्जा माफ करेंगे, और राज्य सरकार की तरफ से मेरे साथ विधायक रफी खान साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये जरूर है, ये सच है कि जब हमने अनाउंसमेंट किया था, राहुल गांधी जी ने अनाउंसमेंट किया था, तब हमारी नीयत में कतई नहीं था कि हम सिर्फ 2 लाख तक के ही कर्जे माफ करेंगे और वो भी सहकारी बैंकों का, हमने सबके माफी के लिए सोचा था। लेकिन चूंकि हमारी जेब ने अलाउड नहीं किया उस वक्त, तो फिर हमें एक पॉलिसी अपनानी पड़ गई कि भाई सहकारी बैंकों के 2 लाख तक के जिनके कर्जे हैं उनके माफ किए जाए। 2,01,000 भी किसी का अगर है तो वो उस दायरे में नहीं आता है, और उनके कर्जे माफ किए गए, 14,000 करोड़ के आसपास माफ किए गए। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से एक और कोशिश, इसकी तारीफ करनी चाहिए, एक और कोशिश की गई थी। वो कोशिश ये थी कि राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र लिखा गया, और न सिर्फ पत्र लिखा गया बल्कि जो बैंकों के अधिकारी थे, जितने बैंक थे, उनके अधिकारियों से, उनके कर्मचारियों से मुख्यमंत्री का संवाद हुआ। और पहली बार ऐसा था कि मुख्यमंत्री उस मीटिंग में पहुंचे थे, उन्होंने ये भी कमिटमेंट किया था कि हम एक प्लान तैयार करते हैं, जैसे पंजाब और छत्तीसगढ़ में हुआ। ये वही बैंक है जो वहां पर किसानों के कर्जे को माफ करने के लिए हामी भर दिए, लेकिन यहां पर क्यों नहीं हो सकता? 90 यानी 90 और 10 का 2 रेशियो बनाया गया, 90:10 का। 90% या तो केंद्र की तरफ से दिलवाया जाए या कर्जा माफ किया जाए, बैंकों की तरफ से छोड़ दिया जाए। 10% जो किसानों का कहा जा रहा है वो राज्य सरकार अपनी तरफ से पे कर देगी, लेकिन किसानों को राहत पहुंचाई जाए। बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठा दिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसानों के फायदे को लेकर 2023 में चुनाव लड़ना है, ऐसे में उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए कर रही, क्योंकि उसमें उनका अपना फायदा हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी होगा, लेकिन कम से कम ऐसी तो नौबत नहीं आएगी कि वो किसान बेइज्जत हो जाएगा, उसकी 45-50 1.5 करोड़ की जमीन, 50 लाख की जमीन 7 लाख में बिक जाएगी, 7 लाख के लिए 45 लाख में नीलाम हो जाएगा, उसके हाथ से जमीन और पैसा दोनों चला जाएगा। कोई आत्महत्या करने को मजबूर तो नहीं होगा। 23,500 करोड़ का अलग से फंड रेज किया जा रहा ताकि किसानों को कर्ज दिया जा सके बड़े पैमाने पर, एक रोटेशन हो, सहकारिता बैंक भी इसमें, जो सहकारी बैंक है वो भी मजबूत होंगे और एक चेन बनती जाएगी। ये सब प्रावधान तय किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सच में किसी किसान का कि जमीन जो है कि नीलाम ना हो। कर्ज आप बांटते हैं, फिर कर्ज माफी का भी ऐलान करते हैं, या तो ये चेन सिस्टम पूरा बंद कर दीजिए, किसानों को आत्मनिर्भर बना दीजिए, उनको कर्ज लेने की आवश्यकता ना पड़े, या अगर ये हो रहा है तो ये सुनिश्चित करिए कि कर्ज माफी अगर आप लोग कर रहे हैं तो सबका करिए, वरना वोट के चक्कर में पहले गुमराह करें और गुमराह करने के बाद उसके बाद आधे किसान उसके फायदेमंद हो, आधे ना हो,
और अधर में जो बड़े किसान हैं या बड़े कर्ज वाले हैं वो पड़ जाएं, उनकी फिर हैसियत नहीं होती कि वो दोबारा उसको पे कर पाएं, ये अपने आप में बेहद दुविधाजनक होता है। दूसरा ये, हाँ ये कह सकते हैं आपकी भाई 7 लाख का कर्जा था, 45 लाख की ज़मीन बेची, आप थोड़ा सा बेच के दे देते। आपको बताऊं, किसानों के लिए ज़मीन जो होती है, खेत जो होता है, खेत खलिहान, अपनी ज़मीनें, वो अपने बच्चे की तरह होती है। किसान खुद चला जाता है लेकिन अपनी ज़मीनों को बेचना वो कभी शुभ नहीं मानता, और वही तो उसकी पूंजी होती है जो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कर्जे के तले दबकर किसान आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अपनी ज़मीनों को बेचकर वो बेज़मीन नहीं होना चाहते हैं। और ईगो का सवाल नहीं होता है। मैंने कहा वो अपने बच्चे की तरह उस ज़मीन का पालन पोषण करते हैं, उसको रखते हैं, अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं, और फसलें भी उसी तरीके से होती हैं। उम्मीदें बड़ी होती हैं, जब टूट जाती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो मौत को गले लगा लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग इस पर लिखिए अपनी अपनी बातों को। अखबारों में आज ये खबरें छपी हैं, खूब तू मैं हो रहा है। एक जो खबर छपी है वो है कि रोडा एक्ट में किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगा दी गई। गहलोत बोले 5 एकड़ तक जमीन नीलामी पर रोक वाले बिल को मंजूरी दे केंद्र। दौसा का ये पूरा मसला है। रामगढ़ पचवारा में बैंक कर्ज नहीं चुकाने के चलते किसान की जमीन नीलाम करने के बाद हुए सियासी बवाल के बाद गहलोत सरकार हरकत में आ गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगा दी है। कमर्शियल सहित सभी तरीके के बैंकों के रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट यानी रोडा के तहत कर्ज नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन कुर्क और नीलाम करने पर तत्काल रोक लगाई है मुख्यमंत्री की तरफ से। दौसा के किसान की जमीन नीलाम करने के बाद देश भर में ये चर्चा का मुद्दा बन गया। न सिर्फ राजस्थान का मसला है बल्कि पूरे देश का मसला है, और किसान नेता राकेश टिकैत भी इस मामले पर दौसा पहुंच गए। बीजेपी भी सरकार को किसान कर्ज माफी को लेकर घेर रही। विवाद के बाद राज्य सरकार ने रामगढ़ पंचावारा की किसान की जमीन नीलामी कल ही रोक दी थी, और अब आज प्रदेश भर में इसको रोक लगा दी गई। यानी किसी भी अगर जिले में इस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं तो वो तुरंत जो है कि निष्प्रभावी हो जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि जमीन नीलामी रोकने के निर्देश है। राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्ज माफ किए हैं, और राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्ज माफ करने के बाद भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों के वन टाइम सेटलमेंट, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, करके किसानों के कर्ज माफ किए जाएं और किसानों को मौत के मुंह में जाने से रोका जाए या फिर उनको जलील होने से रोका जाए, उनकी अपनी जमीनों को छीना ना जाए। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने को तैयार है। हमारी सरकार से 5 एकड़ तक की कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन हमारी सरकार ने नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति न मिलने के चलते ये कानून नहीं बन पाया। मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के चलते ऐसी नौबत आई। मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी, जिससे आगे की ऐसी नीलामी की नौबत न आएगी। आज बाड़मेर में एक विकास कामों के वर्चुअल शिलान्यास के और लोकार्पण का कार्यक्रम था। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की जमीन अब नीलाम नहीं होगी। मैं गुरुवार सुबह ही निर्देश दिए हैं कि किसानों की जमीन नीलाम ना की जाए। हमारी सरकार ने 3 काले कानूनों के समय अपने बिल बनाकर राज्यपाल के पास भेजे थे। इसमें एक बिल किसानों की 5 एकड़ नीलामी नहीं कर सकने का भी था, यानी 5 एकड़ तक जिसकी जमीन है उसके अंडर में या 5 एकड़ तक उसकी जमीन नीलाम नहीं की जाएगी। इसमें एक बिल जो था, लेकिन उस बिल को राज्यपाल ने केंद्र को भेजा होगा, उसे मंजूरी नहीं मिली। केंद्र सरकार उस बिल को मंजूरी दे देगी तो ये कानून बन जाएगा। फिर किसान की 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम करने की किसी एसडीओ या फिर अफसर की हिम्मत नहीं होगी। अब उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 1.25 साल हो गए, अभी बिल को मंजूरी क्यों नहीं मिली, क्या ये राजनीति नहीं है? गहलोत सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 को किसान की 5 एकड़ तक की जमीन की नीलामी का कुर्क या मुक्त करने का बिल विधानसभा में पारित करवाया था। सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 में किसान की 5 एकड़ तक की जमीन को किसी भी बैंक संस्था से कुर्क या नीलाम करने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया था। इस बिल के साथ ही केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए भी गहलोत सरकार ने 3 बिल पास किए थे। राज्यपाल की मंजूरी के लिए 4 बिलों को साथ में भेजा गया था। कृषि कानूनों पर केंद्र राज्य के बीच विवाद के चलते राज्य के 3 कृषि बिलों के साथ चौथा बिल भी फिलहाल अटका हुआ है। इस वक्त पिछले 1.25 साल से यह बिल फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रहा और आज नौबत ये आ गई कि किसान की जमीन नीलाम हो गई
और किसानों की जमीन नीलामी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, आदेश पारित कर दिए गए थे एसडीएम की तरफ से, लेकिन फिलहाल अब उसको विवाद बढ़ने के बाद रोक दिया गया। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बाबा किरोड़ी लाल मीठा सर जी, हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया था। अभी आरएलपी कार्यकर्ताओं, सभी आरएलपी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप एंकर साहब को आरएलपी के न्यूज़ चैनल का अच्छा कहें। सर मैं सबकी खबरें चलाता हूं, आपको कहना नहीं पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है। देखिए बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क इसमें लिख रहे हैं। मैं सबकी कमेंट अगर पढ़ने जाऊं तो मुझे लगता है कि एक एक करके काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन जिसके इस वक्त मेरे सामने आ रहे हैं मैं पढ़ता जा रहा हूं। आप लोग भी अपने व्यूज़ को रखिए। और दूसरा मैं बताऊं, अभी मैंने जब किसानों को लेकर एक एपिसोड बनाया था राजनीतिक रण में, आप लोगों ने उसको इतना देखा कि 5-7 दिनों में 6-7 लाख यानी मिलियन के आसपास होने जा रहा है, और इसके लिए शुक्रिया आप सभी का। लेकिन अभी इस पूरे जो मसले को लेकर एक एपिसोड मैं लेकर आ रहा हूं, कल वो आपके सामने हो जाएगा, आ जाएगा। आप यूट्यूब फेसबुक पर आप जी राजस्थान के जाकर देख पाएंगे। उसमें इस मसले में सच्चाई क्या है, और दूसरा 23,500 करोड़ का जो ऋण फंड रेज किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो क्या है, कितना आपको फायदा मिलेगा, और सरकार की आने वाले वक्त में मंशा क्या है। जो ये 90:10 का आंकड़ा बनाया जा रहा है, ये क्या कहता है, इससे कितने किसानों को फायदा होगा, और देश में किन राज्यों में फायदा होगा अगर केंद्र सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है। एक राज्य का भी अगर वो एग्जाम्पल लेती तो बाकी राज्यों के हिसाब से कितना बेनिफिट होगा, ये मैं आपको उस एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन ये जरूर है कि चाहे राजनीति कितनी भी हो जाए, आप किसानों के नाम पर सरकारें बना लेते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन प्लीज सभी सरकारों से आग्रह है कि ऐसे प्रावधान तय करिए जैसे किसानों के मरने की नौबत या उनको बेजमीन होने की नौबत ना आए। कर्जा देते हैं, कर्जा आप माफ करते हैं, कर्जा वसूलते हैं, इस पूरे चक्र को बनाते हैं, लेकिन इसके भंवर में अगर कोई फंसता है तो सिर्फ वो किसान फंसता है। आप सबसे निवेदन है, नेताओं से, जितने लोग हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलपी, या फिर कहा जाए कि टीएमसी, एआईएडीएमके और एआईएमआईएम, तमाम जो पार्टियां हैं, सबसे आग्रह है कि आप लोग भाग्य विधाता हैं और आप लोगों की तरफ सरकारें देखती हैं। आपसी झगड़े में बिलों को लटकाएं नहीं, और इसके साथ साथ किसानों के हित के लिए बिल लेकर आएं, कानून लेकर आएं, या प्रावधान तय करें ताकि इनकी जिंदगी बीच मझधार में ना फंसे। ये आपकी तरह ताकतवर नहीं है, आपकी तरह ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलते हैं, आपकी तरह ये धरने नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो आप मानिए आप भी ताकतवर होंगे, ये देश भी ताकतवर होगा, हम सब भी ताकतवर होंगे, और हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। स्थिति ये है कि इन्हीं तमाम जटिलताओं के चलते देश के भीतर किसानों की संख्या घटती जा रही, खेती से लोग विमुख होते जा रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि किसानी में फायदा ही नहीं उनको होता है। और करके भी क्या करें, देखिए आप, फसलों के दाम नहीं मिलते, एमएसपी पे उनकी अपनी जो है कि उपज बिकती नहीं है, सड़कों पर बैठना पड़ जाता है, और उसके बाद अंजाम क्या होता है, कर्ज इतना लग जाता है कि वो फांसी का फंदा लगा लेते हैं। हालांकि किसी किसान की तरफ से ऐसा कदम ना उठाया जाए, मेरी भी आप सबसे अपील है। बेनीवाल साहब का भी तस्वीर है, आपने देखा नहीं, लेकिन क्या है कि ये चेन टूटनी चाहिए, ये सिलसिला टूटना चाहिए। 250-300 लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, बड़ा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, यही हमारा हौसला, यही हमारी कमाई है। आप इसको 250-300 लोग जो देख रहे हैं, एक एक करके शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेनीवाल साहब को लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना कि जैसे आज बेरोजगारों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और आग्रह किया, एक ज्ञापन सौंपा गया कि भाई जो हमारी नौकरियों को लेकर पेंडिंग स्थिति बनी है उनको आप हल करवाइए, और किसी भी तरीके से हमें नौकरी मिल सके, हमारी मांगों को पूरा किया जा सके। सरकारों ने कमिटमेंट किया था, पार्टियों ने कमिटमेंट किया था कि नौकरी देने का, और अब जब मौका मिल रहा है तो उससे हटा जा रहा है। देखना ये कि हनुमान बेनीवाल इस पर क्या कदम उठाते हैं, सबको इंतजार है। लेकिन चूंकि पार्टी इनकी है, विपक्ष में है, और उम्मीद करते हैं कि वो आवाज़ को ज़रूर बुलंद करेंगे। तो फिलहाल आप सभी का धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा इसको साझा करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसको, हमारे पेज को आप सबसे आग्रह है कि अगर अच्छा लगा आपको और आपको आप जानकारियाँ मिलती हैं, खबरें मिलती हैं, तो आप फॉलो भी कर लीजिए और इसको लाइक भी कर लीजिए, उसको एक एक करके शेयर कर दीजिए जितने लोग हैं, तो मुझे भी थोड़ी मजबूती मिलेगी और बड़ा अच्छा लगेगा। आप सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, कोविड से बच के रहिए और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। शुक्रिया।